वक्फे के बाद मेहताब दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर है। सर, हम अभी वक्फे से पहले जो पाकिस्तान के बुनियादी चैलेंजेस थे वो सारे हमने ऑलमोस्ट आइडेंटिफाई कर लिए। आपने रिसेंटली नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी का जो एक पॉलिसी है उसमें देखा होगा कि बुनियादी तौर पे उसका डिटेल डॉक्यूमेंट तो सामने नहीं आया, लेकिन जो चीजें सामने आई हैं उसमें यह कहा गया है कि हम जो बैरूनी कर्जों के ऊपर इन्हिसार है इसको कम करेंगे। यानी आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक से जो हम कर्जे लेते हैं ये हमें खत्म करने की या कम करने की जरूरत है। अब जो हमने चीजें आइडेंटिफाई की हैं उनमें तो आईएमएफ के बगैर हमें चारा नहीं नजर आ रहा। तो ये हम क्या इकदाम करें कि हमारी आईएमएफ से और वर्ल्ड बैंक से जान छूट जाए, शॉर्ट टर्म में, मीडियम टर्म में और लॉन्ग टर्म में, तीनों में जो है वो आप बयान कीजिए। देखिए, शॉर्ट टर्म में तो जब तक आप अपनी डोमेस्टिक रिसोर्स मोबिलाइजेशन जो है उसको बेहतर नहीं करेंगे, आप अगर 6 से 8% का ऑफ जीडीपी का खसारा करते चले जाएंगे तो उतनी बोरोइंग तो आपको हर सूरत में करनी पड़ेगी। नाजरीन के लिए बड़ी सिंपल सी बात है कि अगर आपके घर में 100 रुपए का खर्चा है और आपकी इनकम जो है वो 92 रुपए है, तो आपने 8 रुपए बोरो करने हैं। अगर आप ये बोरो करते चले जाएंगे तो फिर आपका जो डेट है वो बढ़ता चला जाएगा। तो इसी तरह मुल्क में तकरीबन 6 से 8% जो है और का फिस्कल डेफिसिट चल रहा है, और इसको ठीक करने के लिए तो डोमेस्टिक रिसोर्स मोबिलाइजेशन। अब मैं इसकी एक आपको मिसाल देता हूं कि क्यों मैं कहता हूं कि इट इज नॉट अबाउट टैक्स पॉलिसी बट इट इज अबाउट टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन। इट इज अबाउट टेकिंग दोस टफ डिसीजंस। पाकिस्तान की जो आखिरी 2 स्टडीज हुई हैं पाकिस्तान पे, उसमें हमें ये पता लगा है कि पाकिस्तान का इस वक्त जो कि टैक्सेस लागू हैं, जो कि फ्रेमवर्क लागू है, और एक स्टडी वर्ल्ड बैंक की है और एक स्टडी जो है वो GIZ की है, और इसमें हमें ये पता लगा है कि अगर आप इस वक्त कंप्लीट टैक्सेस कलेक्ट करें जो कि लागू हैं टैक्सेस मुल्क में, तो 50% टैक्स कैप है पाकिस्तान में। इससे मतलब ये है हमारा कि ये हमारी जो इस वक्त इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टैक्सेशन है, जो इफेक्टिवनेस है, असल बात वहां आके रुकती है। असल बात है 2 लफ्जों में, एनफोर्समेंट एंड कंप्लायंस। अगर हम इन 2 चीजों को बेहतर करेंगे तो फिर हम अपने उस टैक्स टारगेट को पूरा कर सकते हैं कि हमारी बोरोइंग जो है वो मिनिमल हो जाए। हमें 3 से 5% ऑफ फिस्कल डेफिसिट पे आ जाना चाहिए। मैं ये तो नहीं कहता कि आप बजट बैलेंस कर लेंगे, पर अगले 3 से 4 साल में आपकी ये कैपेसिटी जरूर है कि अगर आप एक्सपेंडिचर साइड के रिफॉर्म्स इसके साथ करें, जिसमें पेंशन रिफॉर्म है, जिसमें PSDP का रिफॉर्म है, जिसमें आपने अपना जो मार्कअप आप दे रहे हैं 3000 अरब का, उसको अपनी डेट की रीप्रोफाइलिंग से बेहतर करना है। तो अगर आप ये 3 ऑन दी एक्सपेंडिचर साइड ये रिफॉर्म्स करें, ऑन दी फिस्कल साइड, ऑन दी रेवेन्यू साइड अगर आप DRM को बेहतर करें, अगर आप अपना GST जो है वो प्रोविंसेस से मिलकर उसमें जो कलीदी मसाइल हैं दूर कर दें, तो आप ये देख पाएंगे कि आपका जो डेट की ग्रोथ है वो रुक जाएगी। अगर आपकी डेट की ग्रोथ रुक जाएगी तो आपका इन्हिसार बोरोइंग पे कम होता चला जाएगा। इसके साथ साथ अगर आप मार्केट रिफॉर्म्स करेंगे तो आपकी जो एग्रीकल्चर मार्केट डेवलप होगी, आपकी जो बिजनेस मार्केट जिसको मैं कहता हूं ग्लोबल वैल्यू चेन का पार्ट बनना है वो बेहतर होगा। अगर ये 2 चीजें बेहतर होंगी, एक्सपोर्ट्स पिकअप होंगी, इंपोर्ट ऑन दी एग्रीकल्चर साइड कम होगी। देखिए ना, जस्ट बहुत आसान है, 12 से 13 मिलियन बेल्स बना रहे थे कॉटन की पाकिस्तान एज एन एग्रीकल्चर कंट्री। पिछले 2 साल में ही एवरेज 6 से 8 मिलियन बेल्स पे आ गई है। जब आप 6 से 7 मिलियन बेल्स इंपोर्ट करते हैं तो उसकी एक कॉस्ट आती है। अगर आपकी एग्री प्रोडक्टिविटी बेहतर हो जाए, अगर आपकी वाटर मैनेजमेंट एग्रीकल्चर में बेहतर हो जाए, अगर आपकी यील्ड्स बेहतर हो जाए, अगर आप BT कॉटन का इजरा करें, आप क्रॉपिंग पैटर्न को ठीक करें, अगर आप अपनी यूनिवर्सिटीज को कहें कि आप अपने फार्मर्स को बेहतर तालीम और बेहतर उनको जो 3rd एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन चल रहा है उसका पार्ट बनाएं, तो आपकी ये नीड कम हो जाएगी। अगर ये सब चीजें एक मुझे इजाजत दें, अगर आप, सॉरी मैं आपको काट रहा हूं, देखिए बुनियादी तौर पे सर अजीब सा मसला नहीं है कि पिछले 3-4 सालों में एग्रीकल्चर सेक्टर को देख ले,
एक्सपोर्ट्स को देखें, इंपोर्ट्स को देखें, अच्छा जी, फिजिकल साइड को देखें, करंट अकाउंट डेफिसिट जो कि पहले बहुत इन्होंने कर लिया था, अब फिर जहां से शुरू किया था वहीं पे लाके खड़ा कर रहे हैं। मेरा सवाल पॉलिटिकल नेचर का है, लेकिन मैं प्रोफेशनली आपसे बात कर रहा हूं। 3-4 साल हमने जाया नहीं कर दिए सर। देखिए 2018 में जो हालात उससे पहले पैदा हुए और जो डिस्टर्बेंस थी मुल्क में, उसकी वजह से ऑब्वियसली इकोनॉमी जो थी वो सेंटर पीस ऑफ अटेंशन नहीं रही। हम फंड के प्रोग्राम से भी बाहर आ चुके थे और करंट अकाउंट का खसारा बढ़ा। हमें जो ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर्स थे लाइक करेंसी की मूवमेंट वगैरह नहीं हो सकी, और जब हमने वो खुद करना शुरू की और हम फंड में जाने से पहले मेरा ख्याल है 20 से 22% करेंसी की एडजस्टमेंट कर चुके थे हम। सो यू नो वो थोड़ा शायद डिलेड आया, अगर वो पहले आ जाता तो शायद करंट अकाउंट भी इतना ना बढ़ता। सो वो वर्क किया। फिर उसके बाद जो चीजें की गई मुल्क में, वो अगेन हम फंड के प्रोग्राम में थे। फंड के प्रोग्राम में जो चेंजेस होते हैं ना, वो मैक्रो स्टेबिलिटी की तरफ होते हैं। वो स्ट्रक्चरली उस तरह की डेप्थ नहीं शायद हिट करते, बिकॉज उस वक्त एक एक्सपीडियंसी होती है, करंट अकाउंट को कम करना है, फिजिकल को कम करना है। तो फॉर एग्जांपल आपने कोई प्राइवेटाइजेशन पिछले 3.5 साल में मुल्क में नहीं देखी। अब अगर एसओईज इतना बड़ा मसला है, और एसओई सिर्फ मसला यही नहीं है कि अगर पीआईए को आपको 40 से 45 अरब का नुकसान है, रेलवे को आप 38 अरब रुपए देते हैं हर साल चलाने के लिए। मसला ये है कि ये सारी जो एफिशिएंसी है वो उसको हिट कर रहे हैं, सारी प्रोडक्टिविटी को हिट कर रहे हैं, चाहे वो डिस्कोस हो चाहे वो जेनकोस हो। अगर ये इतना बड़ा मसला है तो आपने फंड के प्रोग्राम में भी अगर आप देखें तो आपको ये नजर आएगा कि इनकी ऑडिट रिपोर्ट्स हमने करनी है। आपको ये दिखाई देगा कि बैंक्स की कैपिटलाइजेशन बेहतर होनी है। आपको ये दिखाई देगा कि एसओईज की एक ट्रायाज रिपोर्ट है। अब देखिए ना, मतलब एक हमारे पास एक लिस्ट तो मौजूद है कि क्या चीजें बिकनी है। मेरा ख्याल है वो 60-65 हैं, उसके 30-35 कलीदी चीजें हैं। इसमें जो मेन चीजें हैं वो सबको मालूम है। आपने एज अ मिनहासुल कौम ये फैसला करना है कि आपने इसको करना है कि नहीं करना, और सारे स्टेक होल्डर्स को ऑन ग्राउंड आना है, ऑन वन पेज आना है कि ये काम जो है होना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इसकी मिसाल दे रहे हैं स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस की, क्या आपने ये सारा चलाना है एनर्जी सेक्टर, या इसको प्राइवेट सेक्टर के हाथ में देना है? कुछ चीजें स्लो हो गई हैं, उसमें कुछ कोविड का हाथ भी है, कुछ ऑब्वियसली आई थिंक कलीदी फैसले ही नहीं हो पा रहे एज ए नेशन हमसे कि हमने बिग बैंग रिफॉर्म क्या करना है। हम शायद समझते हैं कि, मैंने इसीलिए ये लिखा है कि हम शायद समझते हैं कि इनकी ऑडिट रिपोर्ट्स कर देना, या हम समझते हैं कि इन पे फिर एक ट्रायाज डॉक्यूमेंट लिखना, ये एक इजी डिसीजंस हैं। प्राइसिंग चेंजेस करना भी दो हुकूमतों के लिए मुश्किल होता है, पर ये इजी डिसीजंस है। असल डिसीजंस ये हैं कि क्या हम बोर्ड अपॉइंट कर करके रीस्ट्रक्चरिंग प्लान्स बना बनाकर इस नहज पर पहुंच गए हैं कि ये फैसला कर लें कि पीआईए हो, स्टील मिल हो, डिस्कोज हो, रेलवे की ऑपरेशंस हो, क्या हमें ये दे देने चाहिए और हमें पॉलिसी में ही रहना चाहिए? सो डिसीजंस ये हैं जो हो नहीं पा रहे मुल्क में। अगर हम ये डिसीजंस कर लें तो आई थिंक देन इफेक्टिवली सारे स्टेक होल्डर्स मिलकर इनको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अच्छा सर, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल, ये तो आप स्ट्रक्चरल जो रिफॉर्म्स है, बिल्कुल आपकी बात से 100% मैं एग्री करता हूं, लेकिन एक बहुत बड़ा मसला है सर, जो जो मैं समझता हूं कि इस टाइम एसओएस वाली सूरत हाल है, वो ये है सर कि आप ये देखें कि जो एक्सटर्नल डेट की रीपेमेंट्स है सर, वो पिछले 4 सालों में जो कि 2-3 बिलियन 4 बिलियन डॉलर्स के लगभग हुआ करती थी, बढ़ के 12.4 और अगले साल कोई तकरीबन 14 बिलियन डॉलर्स के लगभग हो जाएंगी। सर नोट तो फिर हम चाह सकते हैं, ये स्टेट बैंक ने हालांकि मना कर दिया है उसको, बार्गिंग ऑफ गवर्नमेंट, लेकिन ये स्टेट बैंक का लॉ शायद चेंज भी हो सकता है किसी टाइम। लेकिन सर डॉलर्स का मसला ये है कि डॉलर्स हम प्रिंट नहीं कर सकते। उसके लिए क्या करें? ये नेशनल सिक्योरिटी की पॉलिसी डॉक्यूमेंट तो ठीक है, लेकिन जो ऑन ग्राउंड है उसका क्या हाल है?
देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ कि कुछ चीजें जैसे मैंने बयान की, जो पिछली 2 ही हुकूमतों की हम मिसाल ले लें जो उनमें हुई है, एक चीज जो हुई है ना पाकिस्तान में, 2008-9 की बात है ये, और जो अभी आपके वजीर खजाना है यही वजीर खजाना थे और मैं उस टेबल पे मौजूद था, तो एक इनिशिएटिव शुरू किया गया, उसका नाम था पाकिस्तान रेमिटेंस इनिशिएटिव। जी, PRI। पाकिस्तान रेमिटेंस, PRI, पाकिस्तान रेमिटेंस इनिशिएटिव जो था, उसमें हम एक सहूलत फराहम करते थे बैंकों को, हम कुछ इंसेंटिवाइज भी करते थे। वो इनिशिएटिव उस हुकूमत के दौर में भी चला, फिर जो 13 में हुकूमत PPP यानी कि हुकूमत, फिर PMLN ने भी उसको सपोर्ट किया और करंट PTI ने भी उसको सपोर्ट किया, और बल्कि अब आपने देखा कि आपने अकाउंट ओपनिंग को आसान किया, आपने इस चीज को रोशन डिजिटल अकाउंट्स खोले। हालांकि मैं सिर्फ अकाउंट की हद तक अग्री करता हूँ, आई डोंट नो कि इतने हाई इन्वेस्टमेंट जो है वो करनी चाहिए, 7% की हमें ऑप्शन जो है दी हुई है। पर अगर आपने एक पॉलिसी पे अग्री कर लिया, सो आपने बहुत अच्छा सवाल इसलिए किया कि मैं यही कह रहा हूं कि एज अ विजन आपने ये PRI का जो विजन है वो अग्री कर लिया कि 9 से 10 मिलियन पाकिस्तानी है बाहर, उन्होंने वो रकूम अपने बहन भाइयों को, अपने अजीज़ो अकारिब को, अपने वालिदैन को भेजनी है। हम इसको किसी तरह फॉर्मलाइज करें, हम उनको सहूलत दें, हम बैंकों को इंसेंटिवाइज करें। अगर हम ये सब करेंगे तो हमारा पोटेंशियल 30 से 32 अरब डॉलर का है। और हम कहाँ शुरू हुए थे, मेरा ख्याल है 5-8 अरब डॉलर पे उस वक्त, और तीनों हुकूमतों ने उस इनिशिएटिव को चलाया, उसको तकवीयत दी, उसको स्ट्रेंथन किया, और आज आप 30 अरब डॉलर के करीब चले गए हैं। दिस इज कॉल्ड डेवलपिंग अ विजन, operationalizing a vision, and then sticking to that vision for good 10-12 years, and you have now seen a $30 billion remittance thanks to the 9 million 10 million Pakistanis abroad. अब आपका जो सवाल है, एक तो इसी पे अभी बहुत जोर रखें, इसमें अभी पोटेंशियल है और निकलेगा, ताकि आप आने वाले महीनों में और सालों में कम से कम इस को अगर इस सतह पर जरूर रखें। दूसरी जो चीज है, रन एन FDI प्रोग्राम। पाकिस्तान का 1.5 से 2 अरब डॉलर का पोटेंशियल FDI का नहीं है। पाकिस्तान का, मुझे अच्छी तरह याद है कि उस वक्त जब प्रेसिडेंट मुशर्रफ की हुकूमत थी, तो उस वक्त के वजीर खजाना से मेरी गुफ्तगू हो रही थी, और वो उस वक्त 7 से 8 अरब डॉलर की FDI को आय कर रहे थे। पाकिस्तान एक अमेरिका में प्रेजेंटेशन दे रहा था और वो मैंने देखी, वो दैट वाज बीइंग। पाकिस्तान को अनफॉर्चुनेटली हम 1.5 से 2 अरब के ब्रैकेट में फंस गए हैं। इसको हमें 5 अरब डॉलर तक आय करना चाहिए अगले 3 से 4 साल में, सो दैट हम यहाँ से ये पैसे ले सकें, और ये पोटेंशियल मौजूद है। आई एम होपिंग कि चाइना के विजिट से इस पोटेंशियल को तकवीयत मिलेगी, जो CPEC में थोड़ी सी जो सेकंड फेज है उसको तकवीयत मिलेगी, जो पावर प्रोजेक्ट्स अभी 2-2.5 हजार मेगावाट के पाइपलाइन में है CPEC के, उनको तकवीयत मिलेगी, ML1 बनेगी, लाहौर मिट्यारी पाइप जो हमारी ट्रांसमिशन लाइन है वो बनेगी। इन सब से एक FDI सकिंग की जा सकती है, जिससे आपके इस गैप को बेहतर किया जा सकता है। तीसरी चीज जो है, IT पोटेंशियल जो है वो बहुत है एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने का। मैं कॉटन और टेक्सटाइल तो हो ही रहा है, पर IT का पोटेंशियल 1 से 2 अरब डॉलर पे गया है, ये 5 अरब डॉलर तक जा सकता है और आने वाले सालों में जा सकता है। तो इससे पैसे पिकअप करें। जब आप इन सब पैसों को इकट्ठा करेंगे तो आपको वाफिर मिकदार में इतना डॉलर जरूर आ जाएगा कि आपकी जो डिफिकल्टी है वो इतनी ना लगे। आपको बोरोइंग तो फिर भी करनी पड़ेगी, बट आपको क्वांटम आप देखें कि आप 5 अरब डॉलर FDI हिट कर रहे हो, आप 30 से 32 से 35 अरब डॉलर की रेमिटेंस हिट कर रहे हो, आपकी IT एक्सपोर्ट 2 से 3 अरब डॉलर और कंट्रीब्यूट करना शुरू करे। अगर आप ये सारे काम करें, और इसके साथ साथ आपने देखा है कि जो रोशन डिजिटल अकाउंट्स है वो भी एक किस्म की बोरोइंग ही है, क्योंकि आप उसमें जब पैसे पे करते हैं, सो वो भी हमारे फाइनेंशियल अकाउंट की एक बोरोइंग हो रही होती है। तो वो पैसे भी 3 से 5 साल के लिए आ रहे होंगे। फिर रन स्टेट ऑफ द आर्ट प्राइवेटाइजेशन प्रोग्राम। मैंने आपको एक मिसाल दी है कि अगर आप एक हब बना देते हैं इस्लामाबाद एयरपोर्ट को, क्या वो एयरपोर्ट 2 से 3 अरब डॉलर का नहीं बेचा जा सकता? क्या कराची एयरपोर्ट ऐसा नहीं हो सकता? क्या लाहौर एयरपोर्ट ऐसा नहीं हो सकता? क्या हमारे पास जेनकोज नहीं है? क्या नेशनल पावर प्लांट्स जो हैं हमारे 2 जो LNG के हैं, क्या उनको क्लीन अप करके 3 अरब डॉलर पे हम नहीं बेच सकते? ये सारी रकूम वो हैं
which require what I always say hard work of the country. और ये शॉर्ट टर्म की बातें, ये हम कोई 5 से 10 साल मंसूबा नहीं रख रहे हैं आपके सामने, हम तो ये रख रहे हैं मंसूबा कि आप अगले आने वाले दिनों में इसको कर सकते हैं। फिर मैंने एक चीज का और जिक्र किया जिसका जिक्र नहीं होता, वो है कि आप ट्रांसफर प्राइसिंग ऑडिट्स करें मुल्क में। देयर इज अ रिपोर्ट ऑन पाकिस्तान। ये ट्रांसफर प्राइसिंग पे बहुत बड़ा जो है ना वो टैक्स एविजन भी है और एफबीआर की नालायकी भी है मेरे ख्याल में। आप बहुत सही बात कर रहे हैं। हम उसी उसमें हैं कि हम कैसे पैसे जमा कर सकते हैं। देयर आर रिपोर्ट्स विच फील के सब्सटैंटिव अमाउंट, मैं उस अमाउंट का जिक्र इसलिए नहीं करता कि वो बड़ा अमाउंट है जो ट्रांसफर प्राइसिंग ऑडिट से हम हासिल कर सकते हैं, और ये हम नहीं कर पाए। और ये अगर हम ये सारे अमाउंट्स को पुट टुगेदर करें तो ये जो इस वक्त हमें पहाड़ लग रहा है, ये शायद इतना बड़ा पहाड़ ना लगे। सो इजी होने के लिए मैं फिर कहूंगा, अ बेटर एफडीआई, अ सॉलिड प्राइवेटाइजेशन प्रोग्राम, रेमिटेंसेस का अपटेक, ट्रांसफर प्राइसिंग ऑडिट्स, अगर हम ये सारे काम करें तो आपको जो इस वक्त पहाड़ लग रहा है कि 30 से 32 अरब डॉलर हमें हर साल करने हैं, प्लस हम ये भी जरूर करें कि जो करंट अकाउंट का खसारा है इस वक्त उसको थोड़ा सा मैनेज करें। पाकिस्तान में 4-4.5% करंट अकाउंट का खसारा डिफिकल्ट है, बट 2 से 3% का जो करंट अकाउंट का खसारा है वो मैनेजेबल है। और कुछ पॉलिसी की चीजें आपने देखी हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से भी और स्टेट बैंक की तरफ से भी, मुझे उम्मीद है कि कुछ टेपरिंग वहां भी नजर आएगी। सो उसकी टेपरिंग और ये बाकी सब चीजें करें। दिस इज रियल चैलेंज फॉर पाकिस्तान। ये है वो हैवी लिफ्टिंग जो हमें खुद करनी है, ये है वो इकोनॉमिक विजन जो आपको सामने रखना है, ये है वो हार्ड वर्क जो कि कंट्री के डॉक्टर्स ने करना है। ये सर्जिकल ट्रीटमेंट नहीं है। अभी भी हम जो ट्रीटमेंट दे रहे हैं वो बलूनिंग या स्टंटिंग का ही दे रहे हैं। अभी तो हम डिफिकल्ट डिसीजंस की बात हम पहले कर चुके हैं। डिफिकल्ट डिसीजंस तो शायद एग्रीकल्चर इनकम टैक्स का इजरा होगा, एफबीआर की सर्जरी होगी, हमें सिविल सर्विसेज रिफॉर्म की सर्जरी होगी। हम तो अभी बहुत आसान चीजें कर रहे हैं जिसमें एक कॉन्सेंट्रेटेड टीम बना के इन चीजों को किया जा सकता है, और 2 से 3 साल में आप इस पोजीशन में आ जाएंगे कि शायद आप बियॉन्ड द मल्टीलैटरल्स आपका कंफर्ट जोन जो है वो डेवलप हो जाएगा। सर थैंक यू वेरी मच। आपसे ऑलवेज बात करके जो है वो मजा आता है। आज भी मैंने बड़ा एंजॉय किया है और इस उम्मीद के साथ कि हम एनर्जी पे और टैक्स रिफॉर्म्स पे जल्द ही एक प्रोग्राम करेंगे और डिटेल के साथ उसके ऊपर जो है वो डिस्कशन करेंगे। चूंकि ये 2 सेक्टर्स ऐसे हैं जिसमें तसलसल के साथ मैं देख रहा हूँ कि आईएमएफ के प्रोग्राम का 2 बुनियादी पिलर्स होते हैं, लेकिन हम कोई उसमें तरक्की या कोई अचीवमेंट जो है वो नहीं कर पाते, और जहां से शुरू करते हैं वहीं पे आईएमएफ का प्रोग्राम खत्म हो जाता है। तो सर थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे टाइम दिया। और मेरे देखने वाले जो हैं उनसे भी ये गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और जो आइकन बटन है लाइक का उसको भी दबाएं, और अपने कमेंट्स भी जो है उनसे हमें जरूर आगाह करें। तो डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच, और इस उम्मीद के साथ कि जल्दी आप हमारे प्रोग्राम में दोबारा आएंगे। मैं अपने सब देखने वालों से इजाजत चाहता हूँ। खुदा हाफिज। ओके सर जी, थैंक यू वेरी मच।